तो हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फ्रिक्शन पढ़ने पढ़ने का। ठीक है, फ्रिक्शन टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक है। जस्ट आपको ये आई थिंक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो है वो काइंड ऑफ फोर्स है जिसका काम है मोशन को अपोज करना। ठीक है, जहाँ पे भी मोशन हो रहा है या फिर टेंडेंसी है मोशन का, जैसे मान लो कि कोई ब्लॉक है, उसको उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में फोर्स जो लग रहा है उस पर वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो ब्लॉक मूव कर पाए। ठीक है, तो उसको अगर मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे थे उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज करते करते एक ऐसा समय आएगा कि वो जो बॉक्स है वो जस्ट अबाउट टू मूव मतलब होगा। ठीक है, वो मूव करने का स्टार्ट कर ही रहा होगा। ठीक है, तो वो जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसको भी अपोज करता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन दो तरीके का होता है। जो अपोजिशन है ना मोशन का, उसको अगर देखा जाए तो दो तरीके का फ्रिक्शन होता है। एक होता है ड्राई फ्रिक्शन, एक होता है वेट फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन जो है मेनली हम लोग को ड्राई फ्रिक्शन के बारे में ही पढ़ना है। तो ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे जो ब्लॉक का तो आपका सरफेस है और फ्लोर का जो सरफेस है, वो दोनों सरफेस के बीच में क्या है, इरेगुलरिटीज़ है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। वो इरेगुलरिटीज़ के कारण क्या होता है कि आपका जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट सरफेस पे अच्छे से वो इंटरलॉक नहीं हो पाता है। इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो ब्लॉक है एक फ्लोर पे रखा हुआ है, एक सरफेस पे रखा हुआ है। ये सरफेस देखने में तो प्लेन लग रहा है, बट आप माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर इसका देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि दोनों सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ है। और इस इरेगुलरिटीज़ के कारण यहाँ पे जो इंटरलॉक्स होता है ना, जो दोनों सरफेस के बीच में एक इंटरलॉकिंग होना चाहिए, वो अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो कि क्या हो रहा है कि नॉर्मल जो आपका फोर्स लगता है, जो ये नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले सरफेस पे लगा रहा है और ऊपर वाला सरफेस नीचे की ओर लगा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में है, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका कुछ कुछ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका नॉर्मल जो यहाँ पे फोर्स होगा दोनों सरफेस के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वो अच्छे से लग नहीं रहा है। तो आपको क्या है कि यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ के कारण इंटरलॉक अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो रिलेटिव मोशन जो है वो अपोज हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ड्राई फ्रिक्शन। अब वेट फ्रिक्शन क्या होता है? तो वेट फ्रिक्शन होता है आपका, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, उस बॉडी को मतलब कि कंटिन्यूअस कोई मतलब कि कॉलिजन के कारण कंटिन्यूअस कोई रोक रहा है। ठीक है, जैसे एयर फ्रिक्शन है, कोई बॉडी है, अगर एयर उस पर लग रहा है, उसका एयर का पार्टिकल, तो उसको अपोज कर रहा है उसका मोशन को, तो वो होता है वेट फ्रिक्शन। इसके बारे में वेट फ्रिक्शन हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, मेन हम लोग को फोकस करना है ड्राई फ्रिक्शन पे। ठीक है, तो समझ में आ गया बेसिक आइडिया फ्रिक्शन का क्या होता है। अब देखिए टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तीन तरीके का फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि जब बॉडी अगर मान लो सरफेस पे रखा हुआ है, वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपका जो फ्रिक्शन लगता है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कि वो अभी तो रेस्ट में है बॉडी, बट उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, और वो जस्ट मूव करने के ही मतलब टेंडेंसी में वो मूव करने ही वाला है, तो वो जो मैक्सिमम आपका जो फ्रिक्शन होता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे मान लो मान लो कि ये ब्लॉक पे एक्सटर्नल एक फोर्स लगा रहा है एफ। ठीक है, तो इस पे फोर्स लग रहा है और ये जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि मोशन, अगर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप देखिए कि जब ये रेस्ट में है तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा, तभी ना एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, और ये मूव नहीं कर रहा है रेस्ट में। लेकिन अब इसमें मोशन जस्ट आने ही वाला है, मतलब कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो फोर्स के इक्वल था तो रेस्ट में था, लेकिन फोर्स का वैल्यू जो है फ्रिक्शनल वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा एकदम अगर करने ही वाले हैं तो क्या होगा, मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स।
ठीक है, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब बॉडी आपका मोशन में है, ठीक है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बॉडी पे और बॉडी आपका मोशन कर रहा है, तो उस सिनेरियो में जो फ्रिक्शन लगता है सरफेस के द्वारा बॉडी पे, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कि मैक्सिमम लिमिट अप टू विच स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंसेस द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज टर्म एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कि मैक्सिमम जो आपका मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट वहाँ तक अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद वो मूव करने ही वाला है, तो वो जो मैक्सिमम जो अपोजिशन है वो है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अगर फोर्स ग्रेटर देन थोड़ा सा भी ग्रेटर हो जाए एफएल से, तो आपका जो है बॉडी मूव कर जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तो मैग्नीट्यूड जो होता है ना फ्रिक्शन का, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस और दूसरा नेचर ऑफ रफनेस। तो आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? तो भाई जैसे देखो, ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, लेट्स से ये सरफेस है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पे सरफेस के द्वारा जो है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। इन द सेम वे जो ब्लॉक है वो आपका सरफेस पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ। तो देखो यहाँ दो पेयर में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, बट आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है कि फोर्स लग रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो फोर्स है वो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। एक तो आपका बॉडी पे लग रहा है नॉर्मल, और एक जो है वो लग रहा है फ्लोर पे। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फोर्स, इसलिए कैंसिल नहीं कर रहा है। तो यही नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो आपका जो फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस का उस पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपका एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है रफनेस ऑफ सरफेस पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बॉडी मूव कर रहा है ऑलरेडी, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी जो है वो वेलोसिटी मोशन में है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स में भी उस पर लग रहा होगा या फिर वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब रेस्ट पे रहता है तो वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब मैक्सिमम उस पर फोर्स लग जाता है और वो जस्ट मूव करने वाला रहता है, तो जो आपका कोफिशिएंट होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बॉडी अगर स्टार्ट कर दे मूव करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आपको क्या पता चल जाएगा कि बॉडी अगर मूव करने के लिए स्टार्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट मूविंग ड्यू टू लेस इंटरलॉक बिटवीन सरफेस। ठीक है, तो अगर मूव करने वाला ही है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन उस केस में क्या होगा? उस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा रहता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, वो है ज़्यादा, मतलब कि मैक्सिमम फोर्स जो अप्लाइड कर रहे हैं उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए, उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। इन द सेम वे कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। होप्स आपको इतना समझ में आया हो। यहाँ पे भी आप एक चीज़ देखिए कि आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एन लग रहा है, नीचे की तरफ एन लग रहा है। ब्लॉक लगा रहा है सरफेस पे और सरफेस लगा रहा है ब्लॉक पे। इन द सेम वे ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है, मान लो कि कहीं पे मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये ब्लॉक लगा रहा है सरफेस पे, सरफेस भी ब्लॉक पे लगाएगा वो आगे की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि फोर्स एग्जिस्ट करेगा, पेयर ही में करेगा, बट क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इसलिए वो एक दूसरे को कैंसल नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक ट्रॉली है। ठीक है, एक ट्रॉली है लेट्स से,
यहाँ पे मास M1 बंधा हुआ है रोप से इस ट्रॉली पे, और एक यहाँ पे मास M2 बंधा हुआ है ट्रॉली से, ठीक है। अब इस सिस्टम को क्या है कि हम लोग रिलीज़ कर देते हैं, तो सिस्टम को रिलीज़ करेंगे तो ये M2 जो है आपका ब्लॉक वो नीचे की तरफ मूव करेगा एक्सेलरेशन ए से, और जो M1 ब्लॉक है वो आपका मूव करेगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, अगर सिस्टम को रिलीज़ करते हैं। और अगर मान लो कि ये जो यहाँ पे M1 रखा हुआ है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे और M1 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है ना, म्यू दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है। तो सबसे पहले M1 के बारे में बात करेंगे। तो M1 में कौन कौन सा लग रहा है फोर्स, तो सबसे पहले देखेंगे कि M1 में टेंशन फोर्स लग रहा है अवे। देखो जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी अगर रस्सा से बंधा हुआ है, ठीक है, तो इसमें इस बॉडी का जो मान लो वेट है वो नीचे की ओर लगेगा M×G, और इस रोप पे ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम द रोप ये क्या लगता है, एक टेंशन फोर्स लगता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो मूवमेंट है M1 ब्लॉक, M1 जो है उसका मूवमेंट इस तरफ है, इस तरफ है। यहाँ पे क्या क्या लग सकता है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा क्योंकि मोशन इस तरफ है, और आपका एक टेंशनल फोर्स लगेगा इस तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि M1 के लिए टेंशन यहाँ पे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा है, और वेट जो है M1G नीचे की ओर लग रहा है। तो क्योंकि मूवमेंट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए क्या होगा, नॉर्मल फोर्स जो है वो M1G के बराबर, ये दोनों बैलेंस रहेगा, ठीक है। N किसके इक्वल होगा, M1G। क्यों, क्योंकि कोई मोशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए तो मोशन है, तो मोशन किस तरफ है, तो इधर टेंशनल फोर्स की तरफ, यानी कि टेंशनल फोर्स ज़्यादा होगा। तो T माइनस म्यू M1G, ये जो N है म्यू N, ठीक है, ये अभी हमने देखा था ना कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल होता है N के नॉर्मल फोर्स के, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो म्यू N आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू N है, N का वैल्यू M1G है, तो यहाँ पे पुट कर दिए T माइनस म्यू M1G, और ये किसके इक्वल होगा, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है। सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है इनटू मास, ये जो फोर्स है इसके इक्वल होगा T माइनस म्यू M1G इक्वल, मतलब क्योंकि फोर्स मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो इधर वाला फोर्स ऑफकोर्स डोमिनेटिंग होगा, यानी कि T माइनस म्यू M1G, ये किसका वैल्यू है, तो ये है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है, और ये M1A, ठीक है, एक्सेलरेशन इस तरफ है तो उसका फोर्स से इक्वेशन कर दिए। सिमिलरली मास M2 है, तो जो ब्लॉक है M2 उस पर फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, तो भाई एक टेंशनल फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे वेट लग रहा है, तो क्यों, और मूवमेंट किधर है, नीचे की ओर, यानी कि जो वेट है वो ज़्यादा होगा तभी नीचे की ओर मूवमेंट है। तो M2G माइनस T जो मूवमेंट है वो नीचे की ओर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2G माइनस T इक्वल्स टू M2 × A, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन ले लोगे G को, और एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए मान के चलिए कि फोर्स जो है वो मेरा यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, मान लीजिए M1 ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, और ये वैल्यू थीटा दिया हुआ है, ठीक। अब इस फोर्स जो है, इस फोर्स का एक्स एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होगा और वाई एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होगा। फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसका एक्स और वाई एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होगा ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये मेरा फोर्स F के इक्वल है ना, ये F के इक्वल है, तो आपको पता है कि क्या पता है अपने को कि ये मान लीजिए यहाँ पे कर देते OAB और इसको C, तो इन ट्रायंगल AOB क्या आपको पता है कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइट। तो बेस अपने को क्या पता है OB, और हाइट कितना है F, तो यहाँ पे OB का वैल्यू कितना आ गया F cos थीटा,
ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ बी का वैल्यू क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। इन द सेम वे अगर आप ट्रायंगल ए ओ सी में देखें, ट्रायंगल ए ओ सी में, तो आपका क्या हो जाएगा, ओ सी अपॉन में एफ, ठीक है, यानी कि मान लीजिए ओ सी अपॉन ए ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अपने को क्या पता है कि ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, बेस है, तो ओ सी क्या है, बेस है, बेस अपॉन हाइट यानी कि कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 90 माइनस थीटा। तो क्या पता चल जा रहा है कि ओ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ ए का वैल्यू है एफ और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया आपका एफ साइन थीटा। मतलब फोर्स अगर है, अगर वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो आपका उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस में कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे एफ साइन थीटा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, बॉडी है, रखा हुआ है सरफेस पे, अब नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है ना, ये नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में F, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F। अब ये दोनों फोर्स जो है N और F, ठीक है, इसका कंपोनेंट जैसे F है और N है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, R। ठीक है, एक मान लीजिए फोर्स इधर ऊपर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे इधर हॉरिजॉन्टल लग रहा है, एक वर्टिकल लग रहा है, तो इसका नेट जो होगा वो निकालते हैं ना, वो होगा F। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो आपका यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको बोलते हैं, तो ये रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच का जो एंगल है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ लिखा हुआ भी है कि व्हेन अ बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है, ये स्लाइड करने ही वाला है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये एंड द टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी आर इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये लैम्डा जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो आप यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ओ ए बी, जैसे अगर मान लीजिए इसको, तो एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, तो इसमें क्या आपको पता चल रहा है कि बी ए अपॉन ए ओ इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, टेन थीटा या फिर आप इसको बोलिए टेन लैम्डा होगा। रुकिए एक मिनट, आपका ट्रायंगल जिससे मान लीजिए ए ओ यहाँ पे बी, तो ट्रायंगल ए ओ बी में ए बी अपॉन ए ओ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, टेन लैम्डा। तो टेन लैम्डा हो रहा है, तो ए बी का वैल्यू मेरे को अभी क्या पता है कि ए बी का वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, और आपका नीचे ए ओ का वैल्यू क्या है, तो ए ओ का वैल्यू है नॉर्मल और टेन अल्फा। और फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपका म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू अपने को पता है कि जैसे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के जगह पे अगर म्यू एन रखे या नीचे में एन है, तो एन से एन कैंसिल होगा, म्यू बचा, तो लैम्डा क्या होगा, टेन इनवर्स म्यू। तो लैम्डा ही क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब बॉडी जो है वो स्लाइड होने वाला है, तो जो नेट कॉन्टैक्ट रिएक्शन, जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है और जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, उसके बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब देख लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक रैंप है, इस रैंप पे रखा हुआ है क्या, ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये ग्रेविटी m1g जो है वो इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो ये जो mg है इसका कंपोनेंट, और ये जो mg यहाँ पे नीचे की ओर लगा ऐसे, जैसे देखिए इसको अगर देखा जाए, एक मिनट, अगर इस तरीके से इसको मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, थीटा, यहाँ पे ब्लॉक है m, तो इस पे लग रहा है mg नीचे की ओर, है ना, तो इस पे mg नीचे की ओर लग रहा है, तो
ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसा है, ये हो गया आपका, ये फोर्स को कंपोनेंट बटेगा, एक यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब ये थीटा एंगल है, तो आप ये चीज़ देखिए कि ये थीटा है ना, तो इसको लंबा कर देते हैं ऐसे, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, है ना। ये 90 माइनस थीटा अगर हो गया तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। इसको बड़ा बना करके देखते हैं, रुकिए। ये m है, यहाँ पे वेट लग रहा है mg, ये है थीटा। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट भी क्या होगा, ये पार्ट होगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पे। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा, तभी ना ये दोनों ऐड होकर के 90 डिग्री होगा। समझ में आया कि ये वाला पार्ट थीटा कैसे हुआ। जब ये थीटा हुआ तो अभी बताया था कि mg इस कंपोनेंट में डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे इसका कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर साइड में mg sin थीटा, और क्योंकि मूवमेंट मेरा इस तरफ है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट जो है वो क्या है, ऊपर के तरफ नहीं हो रहा, वर्टिकली नहीं हो रहा है, तो ये जो नॉर्मल है वो mg cos थीटा के इक्वल होगा। और क्योंकि मास अभी जो है वो मूव करने वाला है, ठीक है, मूव कर नहीं रहा है, तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये F, ये mg sin थीटा के इक्वल में होगा, ठीक है। अब ब्लॉक जब है स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो उस समय लेट से थीटा का वैल्यू, इंक्लिनेशन का वैल्यू अगर थीटा r ले लेते हैं, तो अगर जब स्टार्ट करने वाला ही रहेगा जब मूवमेंट, तो mg sin थीटा और ये आपका जो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स वो जस्ट इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी स्टार्ट नहीं किया स्लाइडिंग करना, वो जस्ट स्टार्ट करने वाला है। तो उस केस में थीटा का वैल्यू थीटा r ले लिए, तो mg sin थीटा r इक्वल्स टू, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये म्यू इंटू एन होता है, और एन किसके बराबर है, mg cos थीटा, यहाँ पे म्यू mg cos थीटा r, ठीक है। तो यहाँ से mg कैंसिल हो गया, टेन थीटा r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू, तो थीटा r एंगल ऑफ रिपोज क्या हो गया, टेन इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये है आपका एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट, मतलब स्लाइड होने ही वाला है ब्लॉक, ठीक है। तो उस सिनेरियो में जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अ क्यूबिकल ब्लॉक रेस्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट कर रहा है आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक। इसका म्यू का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1/3। डिटरमाइन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये थीटा, व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, जस्ट स्लाइड करने ही वाला है, तो उस केस में थीटा निकालना है। तो अपने को क्या पता था कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, जब स्लाइड जस्ट करने ही वाला है तो उस समय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ रिपोज यानी टेन थीटा आर, ये किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। म्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, तो थीटा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 दिया हुआ है, सॉरी 1/√3 दिया हुआ है, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, म्यू का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, तो थीटा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। देखिए इस सवाल को लगाते हैं। फॉर अ बॉडी ऑफ मास m दिया हुआ है, रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है एक बॉडी जिसका मास m है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है अपने को, फिर क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन इफ द नेट फोर्स डिनोटेड बाय f और g आपका लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। देखिए यहाँ पे mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है,
तो इस डायरेक्शन में ये थीटा है अगर, तो ये भी पार्ट क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, है ना। ऊपर के डायरेक्शन में आर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। अब अपने को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इस तरफ लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ये एफ, और अपने को पता है कि फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका म्यू इंटू एन होता है। म्यू अपने को दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन का वैल्यू यानी आर, जो यहाँ पे आर है, म्यू आर रिएक्शन फोर्स, ये किसके इक्वल है, क्योंकि देखो रिएक्शन फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। ठीक, अब अपने को पता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है यानी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन का में लगने का मतलब क्या है कि एम जी साइन थीटा जो है वो बड़ा होगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम जी साइन थीटा वो बड़ा होगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एम जी कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा जो मास इंटू एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है पूरे बॉडी का। तो यहाँ से आप एम एम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और जी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अब इस सवाल को देखते हैं। इफ़ अ बॉक्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ वैगन, ठीक है, विद अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन फॉर विच द बॉक्स शुड रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, तो देखिए आपका जो बॉक्स है ना, वो बॉक्स रखा हुआ है एक मान लीजिए सरफेस पे, तो हमने क्या पढ़ा था कि स्टेशनरी रहने के लिए जो मान लीजिए कि एक्सेलरेशन इस तरफ होना है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, लेकिन स्टेशनरी रहने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फोर्स अप्लाइड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 दिया हुआ है, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा n, ठीक है, और नीचे में वेट लग रहा है m इंटू जी, जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है ना, और बॉक्स का यहाँ पे वेट नहीं दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है बॉक्स नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मास का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मास नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, और फोर्स अपने को क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, म्यू का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, और जो आपका नॉर्मल फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा आपका मास इंटू ग्रेविटी 9.8, है ना, यही होगा ना एन का वैल्यू एम जी, तो ये हो जाएगा m इंटू है, m से m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया आपका ये हो जाएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है, तो फ्रिक्शन में इतना ही है, फ्रिक्शन में इतना ही पढ़ना है अपने को। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और जो क्वेश्चन बताया उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहेगा आपके लिए, लेकिन इसको फिर से देखिएगा, ध्यान से अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना डाउट को। ठीक है, ठीक है, तो एक और टॉपिक अपने को कवर करना है फिज़िक्स फंडामेंटल में, वर्क एनर्जी पावर। उसके बाद हम लोग फिर मूव करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, ये सब वाले टॉपिक पे। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। टिल देन, थैंक यू सो मच।